हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और एक मैं कॉपी देख रहा था जो कि है ऑल इंडिया रैंक 5। इनका नाम है आकाश गर्ग और इनकी कॉपी को देखने के बाद मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। जब आप कॉपी को पूरा देखेंगे तो आपको पता लगेगा क्या इनकी कोई पूरी की पूरी कॉपी में कोई एक सिंगल भी कटिंग नहीं है और इतना साफ और इतना कंसाइज फॉर्म में लिखा हुआ है, इतना क्लियर लिखा हुआ है कि आप देख के भी काफ़ी इंप्रेस होंगे। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं और आप लोग देखिएगा लास्ट तक। और आप लोग क्या कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी आती है या फिर कोई कि नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन होती है तो आपके साथ शेयर की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। आप लोग देखेंगे जो क्या इनकी एथिक्स यानी कि जीएस पेपर 4 की कॉपी है और कि इनके जीएस पेपर 4 में मार्क्स भी अच्छे आए थे, यानी कि 125 के आसपास में मार्क्स इनके हैं। तो इनकी कॉपी को आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पहला ही क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर एथिक्स इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, प्रूव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर, यानी कि वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान में नीति शास्त्र के संदर्भ में क्या है और अपने उत्तर को उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। अभी आप देखेंगे इनकी कॉपी को और देखेंगे कितने अच्छे तरीके से उन्होंने पहले क्या है एक छोटा सा कि एक तरीके से इंट्रो दिया। क्या बोला है, टुडे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च हैज़ बिकम द मीन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। तो आप समझ रहे हो कि यानी कि सीधे सीधे जो क्वेश्चन में पूछा गया सीधे सीधे वहीं से कनेक्ट करके इसका क्या उन्होंने जो इंट्रो होता है उसको दे दिया। उसके बाद हम देखेंगे कितने अच्छे तरीके से एक पूरी की पूरी क्या डाल दी इन्होंने, हेडिंग डाली। उसके बाद नंबर वाइज, अब सारा तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगर सारा पढ़ेंगे तो हम जानते होंगे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। क्या लिखा है, डू नो हार्म्स। उसके बाद में देख रहे हैं दूसरा इन्होंने हेडिंग डाली, दूसरी नंबर की आप देख रहे हैं, फिर से एक हेडिंग डाली, उसके बाद में पूरा लिखा हुआ। अब आगे आगे भी देखेंगे इसी तरीके से हम दिखाते हैं पूरा का आपको। फिर देख रहे हैं हेडिंग नंबर 3 डाली है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। उसके बाद में इन्होंने क्या डाला है देख रहे होंगे, फिर से इन्फॉर्म्ड कंसल्ट। उसके बाद देखेंगे फिर से, यानी कि एक तरीके से पूरा का पूरा डायग्राम में इन्होंने बनाने की कोशिश की है फ्लो चार्ट के रूप में। 4 पॉइंट आप देख रहे होंगे कि यानी कि पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नहीं का एग्जामिनर का एक तरीके से माइंडसेट पूरा बना दिया कि इनको क्या है एक अच्छे मार्क्स के साथ कॉपी को चेक करना है। तो देखेंगे पहला का पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर उन्होंने कितने अच्छे तरीके से दिया है। उसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहले का बी आता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो हमारा एथिक्स होता है उसमें क्या है लगभग कि 13 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में क्या है जो केस स्टडी होती है, क्योंकि इसमें केस स्टडी और क्वेश्चन दोनों होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर बी है इसको भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। जैसे देखेंगे इसमें क्या है, क्या आपको लगता है कि महात्मा बुद्ध के लगभग सभी उपदेशों में संदर्भित अष्टांग मार्ग, यहाँ पे देखें अष्टांग मार्ग का सिद्धांत आज भी उनके अनुयायियों के लिए उतना ही स्पष्ट और व्यवहारिक है जितना तब था। उन्होंने इसे प्राथमिकता प्रतिपादित किया था। तो देख रहे होंगे उन्होंने बुद्धि के बारे में बोल दिया है कि 4 नोबल ट्रुथ इनके जो भी हैं। उसके बाद में क्या है जो हमारे की कि एक तरीके से बौद्ध धर्म में 8 पथ जो बताए गए उन्होंने इसको बता दिया। देख रहे होंगे सीधे सीधे कि जो क्वेश्चन में पूछा गया, बस आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो क्वेश्चन में डिमांड है उसी की सप्लाई आपको करनी है, यानी कि जो डिमांड हो वही सप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, आराम से जो है मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो चलिए देख रहे होंगे इसको भी क्या उन्होंने पूरा पॉइंट वाइज लिखा है, एक सेम वही फॉर्मेट अपनाया। तो आप समझ गए होंगे कि इन्होंने 10 मार्कर का जो क्वेश्चन है कैसे लिखा। उसका हम देखेंगे इंट्रो इन्होंने कैसे लिखा। इंट्रो देख रहे होंगे पॉइंट जो है जनसंपर्क, यानी कि सोशल मीडिया के उपयोग से सूचना के प्रसार और उपभोग के तरीके को रूपांतरित किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियानों से जुड़ी नैतिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों के संदर्भ में के माध्यम से आज आम जन से संवाद के दौरान जनसंपर्क पेशेवर नैतिक आचरण कैसे सुनिश्चित होगा। और सीधे सीधे देख रहे होंगे उन्होंने क्या, इन इंडिया अबाउट 55% पीपल टुडे हैव इंटरनेट। तो कि एक्सेस इंटरनेट का सीधे सीधे उन्होंने क्या इंटरनेट के बारे में जो भी डाटा था वो डाटा दे दिया और उसके बाद में आगे अपना पूरा इंट्रो लिखने के बाद में मेन बॉडी पे पहुंच गया। तो देख रहे होंगे बना बनाया इनका एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट को इन्होंने यूज़ करते हुए आगे बढ़ते गए। और देख रहे होंगे जो 10 नंबर का कि 10 मार्कर का जो क्वेश्चन है उसको किस तरीके से अटेम्प्ट किया। अभी चलिए फटाफट से आ जाते हैं हम लोग क्या केस स्टडी वाला जो है। अब देखते हैं कि इन्होंने केस स्टडी को कैसे कि सॉल्व किया। और इसमें एक जो हमारा एथिक्स होता है उसमें ये भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक पूरा का पूरा जो कथन होता है उसको दे दिया जाता है। उसके बाद जो भी कि जो उसके लेखक होते हैं या फिर जो भी उन्होंने कि बोला होता है उनका नाम भी दे दिया जाता है। उसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए कहा जाता है कि आपको टिप्पणी करनी है या फिर जो भी आपको अपने हिसाब से बताना होता है। तो देख रहे हैं उसको भी इन्होंने क्या थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में देने की कोशिश की है। और पॉइंट वाइज 1, 2 और
2 हो गया हमारा जो। उसके बाद में देखेंगे आप 3। तो इस प्रकार से ये देखा होगा आप, एक भी कटिंग नहीं है और कितना साफ और कितनी अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर होता है उस पर इसका इफेक्ट भी पड़ता है। कुछ लोग पूछते हैं क्या राइटिंग का इफेक्ट पड़ता है? हाँ बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। कितना पड़ता है? ये मान के चलिए कि अगर आपका 80% कंटेंट है तो 20% आपका क्या राइटिंग का भी फ़र्क पड़ जाता है। तो देख रहे हैं किस प्रकार से आप क्या अपना बना सकते हैं। अभी चलिए चलते हैं हम लोग क्या आप सीधे केस स्टडी पे चलते हैं, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन नहीं देख सकते हम लोग। तो चलिए हम लोग आएंगे 6 का ए, उसके बाद में आएगा हमारा क्या 6 का बी, यानी कि हमारे पास कितने 12 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी टोटल, यानी कि 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद में हमारी क्या केस स्टडी आती है। अभी देखते हैं देखा ना केस स्टडी इन्होंने कैसे अपनाया है, यानी कि केस स्टडी को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। एक केस स्टडी है, उसके बाद में देखते हैं इन्होंने कैसे किया है। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, केस स्टडी का छोटा सा इंट्रो देना है या फिर उसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण कर देना है। और उसके बाद में क्या करना है देख रहे होंगे आप, सीधे सीधे जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी क्वेश्चन नंबर ए, उसमें जो भी पूछा गया उसको आप फटाफट बता दीजिए। उसके बाद में फटाफट से उसका आंसर देने के बाद में क्वेश्चन नंबर बी में जो पूछा गया वो बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर सी में जो पूछा गया उसको बता दीजिए। और उसके बाद में क्या आपको फाइनली अपना जो है कंक्लूजन दे देना है। यहाँ पे क्या है कंक्लूजन हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या कंक्लूजन को पहुँच गए। इसी प्रकार से इन्होंने केस स्टडी जो सेकंड है उसको भी देख रहे होंगे। और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा इनोवेशन दिखाते हुए स्टेक होल्डर जो भी होते हैं उसको एक साथ लिख दिया, कितने स्टॉक होल्डर इसमें हैं, 8 के 8 का नाम लिख दिया। उसके बाद में एथिकल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि एथिकल चैलेंजेस क्या है, तो उन्होंने वो बता दिए सारे। उसके बाद में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर ए बी सी सारे आंसर देते चले गए हैं। और फाइनली जब आपकी केस स्टडी जब मतलब कि कंप्लीट हो जाए उसके बाद में थोड़ा सा मतलब कि शुरू में जैसे आप इंट्रो देते हैं वैसे ही आपको क्या लास्ट में कंक्लूजन भी थोड़ा सा छोटा सा देना होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे क्या एथिकल जो डायलेमा है उसके बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद में ए बी और इसी प्रकार से क्या सी, और उसके बाद में ए अवेलेबल हमारे पास मतलब कि एक तरीके से जो भी ऑप्शन है एक्शन के लिए, तो देख रहे होंगे। उसके पहले उन्होंने क्या बताना है, प्रो बताना है। उसके बाद में कॉन्स, पहले तो आपको बताना है एक्शन क्या लेंगे, उसके बाद में बताना है आपको प्रो क्या होगा उसका कॉन्स क्या होगा। देख रहे होंगे यहाँ पे भी क्या दूसरे नंबर में देख रहे होंगे प्रो दिखा है, उसके बाद में कॉन्स क्या हो सकता है इसका। इस प्रकार से यानी कि आपको प्रो कॉन्स सब बताने चलते हैं कि आपको इसमें मतलब कि क्या लाभ है क्या हानि है। पहले तो आपको बताना है, आपका अपने मतलब कि पक्ष रखना है, उसके बाद में उसका लाभ और हानि दोनों बता देना है। उसके बाद में सारा कुछ बताने के बाद में फाइनली आपको क्या अपना कंक्लूजन बताना है कि आपको आखिर क्या करना पड़ेगा। और इसके बाद में देख रहे हैं अगर कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग पूछते हैं कि अगर पेज छूट जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है क्या। यहाँ पे एक बात बता देते हैं, अगर आपका क्या है पेज मतलब कि पूरा नहीं भर पाता है तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है कि अगर आपने क्या है जो क्वेश्चन है उससे अगर डिमांड को पूरा कर दिया उसके बाद में भी अगर आपका पेज बच जाता है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। परंतु अगर आपने पेज पूरे भर दिए परंतु क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं पूरी हुई है तो ये मान के चलिए फिर इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो बस मतलब कि मेन चीज़ यही रहती है, अगर आपका क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो गई है और पेज भी भरे तो मतलब कि जिसे कहते हैं कि सोने पे सुहागा होना, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। परंतु अगर आपका क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो गई है और पेज बच रहा है तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए अगला देख रहे होंगे, यानी कि इन्होंने इसी प्रकार से सारी की सारी जो केस स्टडी है उसको अटैम्प्ट किया है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि आपको क्या है किस प्रकार से जो क्वेश्चन को अपने अटैम्प्ट करना है। और कुछ लोग पूछते हैं कि आंसर राइटिंग के बारे में, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपको आंसर राइटिंग भी करनी है। बस क्या पहले बात तो आपके पास क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, यानी कि जब आपके पास कंटेंट होगा तभी तो आप आंसर राइटिंग करेंगे। कुछ लोग क्या होते हैं कंटेंट नहीं है फिर भी आंसर राइटिंग में लगे हुए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। पहले तो आपको क्या करना है, अच्छा सा कंटेंट बना लेना है, यानी कि आपको पहले तो नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद में ही आपको आंसर राइटिंग करनी है। कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं क्या करते हैं 4-4 5-5 सालों से आंसर राइटिंग कर रहे हैं पर प्रीलिम से ही नहीं निकल रहा, तो फिर आप आंसर राइटिंग का क्या कर लेंगे। तो वही है कि आपको क्या पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट पे मतलब कि काम करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में ही आपको क्या आंसर राइटिंग पे आना है। तो आपको यहाँ पे भी बात कन्फर्म हो गई हो। चलिए फिर मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। आपको बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।